यार अगर आप वेट कर रहे हो नीट काउंसलिंग का, तो मैं अब आपको इस वीडियो में सारा का सारा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। और ये वीडियो टोटली डिस्कस करेगा एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए, जो कि एमसीसी कराता है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग। क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, कितना हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर करो वीडियो को एंड तक देखो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मम्मी पापा के साथ इस वीडियो को बैठ के देखो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप कैप्चर नहीं कर पाए लेकिन वो कर लें। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, शायद ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और ना मिले। चलिए, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, काउंसलिंग करते टाइम आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप काउंसलिंग सही कर सकें। हमारे बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी लाइव हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगे, और चाहो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो। एक अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो आप देख सकते हो ये नीट 2024 का कॉलेज प्रेडिक्टर हमारा रेडी है। ये टूल पेड है, मैं पहले ये बता देता हूँ आपको, ये टूल पेड है, लेकिन इस टूल का यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हो। मान लीजिए आपकी रैंक है 15,000 और आपकी कैटेगरी मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस है, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी और इस पर्टिकुलर रैंक पे लास्ट ईयर 2023 में कौन कौन से कॉलेजेस फिल हुए थे, किस रैंकिंग पे हुए थे, तो आप एक एस्टीमेट लगा सकते हो कि हम इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, हम इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कॉलेजेस की। प्लस अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, डिफेंस का कोटा है या ईएसआईसी का कोटा है, तो यहाँ पे भी आप वो डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर कोटा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का कोटा। तो इससे क्या होता है, आपको काउंसलिंग करने में मदद मिलती है। इसमें क्या होता है, आपको काउंसलिंग करने में मदद मिलती है जिससे आप एक सही कॉलेज चूज़ कर सकें, चलिए, तो हम बढ़ते हैं, जानते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रजिस्ट्रेशन है राउंड 1 का, वो स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट जुलाई 2024 से। राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग स्टार्ट होगी वो भी जुलाई 2024 में ही स्टार्ट होगी, एक महीना लगता है लगभग। अलॉटमेंट का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट जुलाई 2024 तक आ जाएगा। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे एमसीसी की वेबसाइट में, वो अराउंड जुलाई 2024 तक करने पड़ेंगे। रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में, मतलब अगर आपको वो पसंद आ गया तो वो आप बाय मोस्ट प्रोबेबली अगस्त ऑफ 2024 में करोगे, और वेरिफिकेशन होगा आपका जो डेटा आपने शेयर किया है वो भी बाय अगस्त 2024। ये एस्टीमेट डेट्स हैं, आपके पास एग्जैक्ट डेट्स का वीडियो मैं स्पेसिफिकली अलग से बना दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है ऑफिशियल बेसिस पे। फिर अगर मैं बात करूं सेकेंड राउंड का, तो सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली अगस्त में। चॉइस फिलिंग अगस्त में होनी है, फिर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें अगस्त मंथ में हो जाएगी। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ। पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, फिर मैक्सिमम स्टेट्स की राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम स्टेट्स की राउंड 1 की काउंसलिंग हो जाती है, जिसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। हर स्टेट की काउंसलिंग अलग तरीके से होती है, ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार रजिस्टर कर दिया तो आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो, जो कि स्टेट कोटा के थ्रू मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर सीट्स फिल नहीं होती है तो एक स्पेशल राउंड होता है जिसको हम मॉपअप राउंड बोलते हैं या फिर राउंड 3 बोलते हैं। तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन है अराउंड सितंबर के मंथ में। तो अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, एक माइंडसेट बना के चलना चाहिए अगर आप एमबीबीएस एस्पिरेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अगेन प्रोसेस वही है, रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, राउंड 3 चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, ये सारी प्रोसेस एक है, लेकिन डिफरेंस है मंथ का। ये वाला राउंड तभी होता है जब सीट्स फिल नहीं होती हैं एक स्पेसिफिक कॉलेज में। फिर राउंड 3 में भी अगर नहीं होती हैं तो फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। प्रोसेस सेम है, डेट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, ये सितंबर 24 होगा, डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है मंथ ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर 2024 में होगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीट्स खाली रह गई हैं। फिर हमें ये जानना है कि काउंसलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो काउंसलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, मस्ट क्वालिफाई नीट यूजी
2024. Candidate must qualify NEET UG 2024. Candidates will be required to secure minimum required percentile which is given in the table below, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आप काउंसलिंग में बैठ भी नहीं पाओगे नीट का, बेस्ड ऑन कैटेगरीज। तो क्या है वो क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हो, यह है वो क्वालिफिकेशन। इतने परसेंटाइल आपके आने चाहिए। नीट 2024 का भी हमारे पास क्वालिफाइंग स्कोर अभी नहीं आया है, तो ये आप एक राउंड फिगर समझ सकते हो कि क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व, फिजिकली हैंडीकैप, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, और फिर कैटेगरी वाइज फिजिकली हैंडीकैप का क्वालिफिकेशन। फिर सीट्स का जो रिजर्वेशन है वो किस बेसिस पे होता है, तो आप देख सकते हो ओबीसी का 27% है, एससी कैटेगरी का 15% है, एसटी कैटेगरी का 7.5% है और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 5% है। तो मोटा मोटा अगर मैं मानूं तो अराउंड 60%, अगेन मोटा मोटा 60% का रिजर्वेशन है। यहाँ पे शायद हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मिस कर दिया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन होता है वो होता है 10%, वो होता है 10%। तो मोटा मोटा अगर मैं मानूं तो अराउंड आपका 60% का ओवरऑल सीट्स का रिजर्वेशन होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 100 सीट्स हैं तो 27 सीट्स ओबीसी कैटेगरी को, 15 सीट्स जाएंगी एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी को 7.5 सीट्स टेक्निकली, और फिजिकली हैंडीकैप को 5% सीट्स जाने वाली हैं। तो आप समझ सकते हो कि मोटा मोटा क्या रिजर्वेशन होता है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं बात करूं। फिर अगर हम बात करें कि प्रोसेस क्या रहने वाली है, ओके, क्योंकि वो काउंसलिंग की प्रोसेस थी, लेकिन उसमें अप्लाई करने की क्या प्रोसेस रहने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आप अपने डिटेल्स सबमिट करोगे, एक पेमेंट आपको करना पड़ता है जिसमें 2 पेमेंट होते हैं, एक रिफंडेबल एक नॉन रिफंडेबल। रजिस्ट्रेशन स्लिप, फिर चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस को लॉक करना है, सीट का अलॉटमेंट होगा और फिर आपको उस अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में जाना है। ये चेंज हो सकता है आगे जाके, ये चेंज हो सकता है आगे जाके, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल शेड्यूल या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी नहीं आया है। फिर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है इसका मैं वीडियो तो अलग से बना चुका हूं, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एडमिट कार्ड तो आपको चाहिए पड़ेगा, रैंक कार्ड आपको चाहिए पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा जिसमें आप 10th क्लास की मार्कशीट भी लगा सकते हो, 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए पड़ेगी, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो जनरेट हुआ है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, और एक आईडी प्रूफ आपका लगेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा, मैक्सिमम चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होंगी, क्यों, क्योंकि आपने जब नीट का रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने ऑलरेडी इन सब डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया ही होगा। फिर आ जाती है फीस। तो देखो फीस अब 2 तरीके से डिवाइडेड है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फीस रहेगी 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, 500 रुपीज़ फॉर अदर कैटेगरीज, ओके। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 5000 रुपीज़ रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और 5000 फॉर अदर कैटेगरीज। फिर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूं जो कि रिफंडेबल होता है, ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपने एक बार फिल कर दिया तो ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ये रिफंडेबल है लेकिन इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो 15% का जो रिफंडेबल अमाउंट है वो 10,000 है और अदर कैटेगरीज के लिए 5,000 है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी का 20,000 है और अदर कैटेगरीज के लिए भी 20,000 है। ये रिफंडेबल है लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम तक ही सीट हटा दी, मतलब आपने सीट को रिजेक्ट कर दिया, तो ही जाके वो रिफंडेबल होता है। इसके डिटेल्स भी मैं आपको स्पेसिफिकली एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो यार एक ओवरऑल बताने की कोशिश करी मैंने कि काउंसलिंग कैसे होती है, एक स्ट्रक्चर दिया मैंने, एक आइडिया दिया आपको काउंसलिंग कैसे होगी। और कोई डाउट होता है और कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर आप चाहते हो कि आप हमारे एक्सपर्ट्स से अपनी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग करवाएं ताकि जो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से कॉलेज नहीं मिलता, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा इस QR कोड को स्कैन करो, अपने डिटेल्स फिल करो और वहां पे बोलो काउंसलिंग सपोर्ट आप बोलिए, तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी काउंसलिंग सपोर्ट कैसे मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ये बताना चाहूँगा मैं, ये होगी पेड, ये काउंसलिंग सपोर्ट होगा आपका पेड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट के हम अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो 1-to-1 गाइडेंस मिले
तो इसके लिए आप यहाँ इस QR कोड पे स्कैन करिए या फिर नीचे डिटेल्स मिल जाएंगे, उस लिंक पे जाइए, डिटेल्स फिल करिए, बोलिए काउंसलिंग सपोर्ट, हमारी टीम आपको समझा देगी कि हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो यार मैंने कोशिश करी समझाने की कि काउंसलिंग कैसे होती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इसी की तरह मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.